मुगल भारत पर लगभग 300 सालों से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया था, परंतु सभी यह सोचते हैं यह मुगल कहां से आए थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत पहले सोने की चिड़िया था। धन दौलत एक बड़ा कारण था जिस वजह से भारत में आक्रमण होते रहे। जब मध्यकालीन का दौर चल रहा था तब अरब के कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटा था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। उन्होंने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे बाद में मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य सौंप दिया था। सबसे पहले गुलाम वंश आया था। इसके संस्थापक के नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद खिलजी वंश आया था। इसके संस्थापक के नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद तुगलक वंश आया था। इसके संस्थापक के नाम गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद सैयद वंश आया था। इसके संस्थापक का नाम खिजरा खां था। अंत में लोदी वंश आए थे। इस वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोधी था। इस वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। इसने भारत में काफी उधम मचा के रखा था। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। भारत में आकर बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। मुगल सल्तनत का वर्चस्व कायम कर दिया था। इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। इसके बाद बाबर ने उन्हीं को हराया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने गांजी की उपाधि धारण कर ली थी। 1659 में बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से हार की धूल चटाई। मुगल सम्राट हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो कि 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। करीब 15 साल के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन संभाला था। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठे थे। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक बनाया गया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के शासक बने। वह अपनी शान और शौकत के लिए काफी मशहूर था। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। जहांगीर चित्रकला का गूढ़ प्रेमी था, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे किए थे। जहांगीर के उनके बेटे शाहजहां से भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि उनकी मौत के बाद शाहजहां ही उसका उत्तराधिकारी बना था। मुगल शासक शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। मुगल सम्राट शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब अधारा आगरा किला में बंदी बना लिया था। इसके बाद 1666 में उनकी मौत हो गई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था जिसने भारत पर साल 1658 से 1707 तक करीब आधी सदी 49 साल तक अपना कब्जा जमाया था।
औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, जिसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर उनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयां जीती, लेकिन उसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से हार का सामना करना पड़ा था। उसकी की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की नींव धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी थी। बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट भारत पर शासन करने वाला भारत का 8वां मुगल शासक था, जिसने भारत पर सिर्फ 5 साल शासन किया था। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ संधि की नीति अपनाई थी। इसके साथ ही उसने मराठाओं के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश भी की थी, जो मुगल वंश के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इस तरह बहादुर शाह की नीतियों ने मुगल वंश के पतन का कारण बनी। जहांदार शाह के पिता बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए सभी भाइयों में काफी संघर्ष हुआ। इस भीषण संघर्ष में उसके 3 भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। ऐसा माना जाता है कि वो अपने प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां के हाथों की कठपुतली था। उसके शासनकाल के सभी महत्वपूर्ण फैसले जुल्फिकार खां लेता था। उसकी विफल नीतियों के चलते धीमे धीमे मुगल वंश की नींव कमजोर होती चली गई और बाद में यही मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण बनी। इसके बाद 1713 में मुगल वंश का शासक बनने के बाद ही फर्रुखशियार ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। इसके साथ ही उसके ही शासनकाल में सिख नेता बंदा सिंह को उनके 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया था और बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 1717 में फर्रुखशियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया, जिसके बाद से ही अंग्रेज भारत में मजबूती से पैर जमाने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ मुगल वंश पतन के मुहाने पर खड़ा था। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें नाच गाने का भी काफी शौक था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में साल 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली में लूटपाट मचाई थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय कई विदेशी शक्तियों ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे, जिससे मुगल वंश का पतन होना तय हो गया था। मुगल सल्तनत पर करीब 6 साल तक अहमद शाह बहादुर ने शासन किया था। अहमद शाह बहादुर एक अयोग्य एवं अयाश शासक था, जिसमें प्रशासनिक क्षमता न के बराबर थी। उसकी मूर्खतापूर्ण फैसलों से न सिर्फ मुगल अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई, बल्कि भारत पर अफगान हमलों का खतरा भी बढ़ गया। बहादुर अहमद शाह को गद्दी से निष्कासित करने के बाद आलमगीर द्वितीय मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। यह एक कमजोर प्रशासक था, जिसे सत्ता चलाने का कोई खासा अनुभव नहीं था। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क के इशारों पर काम करता था। हालांकि 1759 में उसकी वजीर गाजीउद्दीन ने ही उसकी हत्या करवा दी थी। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने चौथी बार भारत में आक्रमण किया था और दिल्ली में काफी लूटपाट की थी, सिंध पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही साल 1758 में मराठों ने दिल्ली पर चढ़ाई की। वहीं आलमगीर द्वितीय इन सभी घटनाओं को मूकदर्शक बनकर देखता रहा। इससे पहले 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद से भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती चली गई और मुगल पतन के मुहाने पर पहुंच गए। शाह आलम द्वितीय 1759 में आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा था। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली थी और इस संधि के मुताबिक वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिली पेंशन पर अपना जीवन यापन करता था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी और मुगलों की शक्ति पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। अकबर शाह द्वितीय मुगल वंश का 18वां सम्राट था, जिसने करीब 31 साल मुगल सत्ता पर राज किया था। हालांकि उसके शासनकाल में मुगल काल का सबसे कठिन दौर चल रहा था। उस समय मुगल पूरी तरह कमजोर पड़ गए थे एवं उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। अकबर शाह द्वितीय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपना गुजर बसर कर रहा था
और वह महज नाम मात्र का शासक था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक अपना शासन किया। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अपने शासनकाल में उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी, वह अंग्रेजों पर आश्रित थे। 1857 में अंग्रेजों से हार के बाद उन्हें म्यांमार में भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ सदियों तक भारत पर राज कर चुके मुगलों का अंत हो गया। ऐसी ही हिस्ट्री की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।